हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आप सबका चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं प्रीफेस टू द स्टैंडर्ड्स ऑन क्वालिटी कंट्रोल, ऑडिटिंग, रिव्यू, अदर एश्योरेंस एंड रिलेटेड सर्विसेज के बारे में। अब ये जो प्रीफेस होती है, ये आपके ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस वाला जो सब्जेक्ट है, जो कि आपके सीए इंटरमीडिएट और सीए फाइनल दोनों में एप्लीकेबल होने वाला है, उसका एक इंट्रोडक्टरी डॉक्यूमेंट होता है। दैट मीन्स Preface to the standards is an introductory document for the entire engagement and quality control standards। इसमें हम लोगों ने पैराग्राफ नंबर 1 के बारे में पढ़ाई कर ली है। अब इस वीडियो में हम लोग इंट्रोडक्शन वाला जो पोर्शन है उसका पैराग्राफ नंबर 2 डिस्कस करने वाले हैं। मैं आप लोगों को बेयर टेक्स्ट में पहले लेके चलता हूँ, जो कि ओरिजिनल टेक्स्ट है हमारे प्यारे प्यारे इंस्टीट्यूट ने इशू की है। कुछ इस तरीके से मित्रों, आपका ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट है, जो बेयर टेक्स्ट है, जैसे इनकम टैक्स एक्ट होता है, आपका आईसीएआई का स्टडी मटेरियल है, और आपका जो ओरिजिनल बेयर एक्ट होता है उसे उस एक्ट में जो टेक्स्ट होती है उसे हम बेयर टेक्स्ट कहते हैं। तो ये कुछ इस तरीके की आपकी टेक्स्ट ओरिजिनल जो इंस्टीट्यूट ने इशू की है रिगार्डिंग द प्रीफेस टू द एंगेजमेंट एंड क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड्स, इस तरीके से दिखती है। हम लोगों ने सबसे पहले इंट्रोडक्शन वाला पोर्शन शुरू किया है, और उसमें हमें पैराग्राफ नंबर 1 और पैराग्राफ नंबर 2 ऐसे दो पैराग्राफ्स में इंट्रोडक्टरी पोर्शन दिया गया है। पैराग्राफ नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। इस वीडियो में हम लोग पैराग्राफ नंबर 2 के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। पैराग्राफ नंबर 2 की ओरिजिनल टेक्स्ट जो है आपको कुछ इस तरीके से दिखेगी। ठीक है, ये हो गया आपका बेसिक्स। उसके बाद में मैं वापस आपको लेके चलता हूँ हमारे नोट्स में, जो मैंने आपके लिए स्पेसिफिक एक्सप्लेनेशन रेडी किया है। तो मित्रों, हमारा सिंपल अप्रोच है, बेयर टेक्स्ट को पढ़ो, की पॉइंट्स को समझो, एंड उसके बाद में जो एक्सप्लेनेशन है उसको हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ कि पैराग्राफ नंबर 2 में कौन से टॉपिक के बारे में डिस्कशन किया गया है। तो ये जो प्रीफेस टू द स्टैंडर्ड्स है, ये आपको पैराग्राफ नंबर 2 में बताता है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के कमिटमेंट के बारे में। आईसीएआई का कमिटमेंट है हाई क्वालिटी प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स, यानी ये जो ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड बनाया गया है, इसका एक अल्टीमेट गोल है कि भाई साहब, ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस के फील्ड में हमें ऐसे स्टैंडर्ड्स बनाने हैं जो कि हाई क्वालिटी होंगे, जो हमारे इंडिया के चार्टर्ड अकाउंटेंसी प्रोफेशनल्स को डोमेस्टिक एंड ग्लोबल लेवल, दोनों लेवल पे एक इज्जत दिला सके, क्रेडिबिलिटी दिला सके, और उन्हें प्रोफेशनली ग्रूम कर सके, उन्हें स्ट्रक्चर्ड मैनर में गाइडेंस प्रोवाइड कर सके। तो पैराग्राफ नंबर 2 हमें किस टॉपिक के बारे में बताता है? आईसीएएस कमिटमेंट टू हाई क्वालिटी प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स, यानी ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस के फील्ड में जितने भी स्टैंडर्ड्स आईसीएआई बनाएगा, उनकी क्वालिटी हाई क्वालिटी यानी सबसे बेस्ट होने चाहिए वो। ठीक है जी। तो जब हम लोग बेयर टेक्स्ट पढ़ेंगे, उसके बाद हमें कुछ की पॉइंट्स ध्यान में आते हैं कि उसमें क्या क्या चीज़ें बताई गई है। तो सबसे पहला पॉइंट मित्रों आपको ध्यान में आने वाला है उसमें आईसीएआई के गोल के बारे में। गोल ऑफ आईसीएआई इज व्हाट? डेवलपमेंट ऑफ हाई क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। अल्टीमेटली उन स्टैंडर्ड्स को फॉलो करने के बाद हाई क्वालिटी सर्विसेज हम प्रोवाइड कर पाएंगे। सो सबसे पहला गोल है आईसीएआई का हाई क्वालिटी सर्विसेज को प्रोवाइड करना। दूसरा की पॉइंट, ग्लोबल एक्सेप्टेंस ऑफ आईसीएआई स्टैंडर्ड्स। जो हमारा इंस्टीट्यूट है, जो डोमेस्टिकली हम अपने स्टैंडर्ड्स बनाते भी है, तो उनका एक्सेप्टेंस भारत में तो होना ही चाहिए, लेकिन साथ ही साथ हमारा जो रीजन होता है, जो ग्लोबल ट्रांजैक्शंस होते हैं, जहाँ वहाँ पे भी हमारे इंस्टीट्यूट ने जो स्टैंडर्ड्स एस्टैब्लिश किए हैं उनका एक्सेप्टेंस होना चाहिए, यानी बेस्ट प्रैक्टिसेस होने चाहिए, हाई क्वालिटी प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स होने चाहिए। तीसरा की पॉइंट हमें पता चलता है मित्रों, डेवलपमेंट एंड प्रोमलगेशन ऑफ टेक्निकल स्टैंडर्ड्स, यानी जितना भी एकेडमिक मटेरियल है रिलेटिंग टू ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस की फील्ड, प्रोफेशनल सर्विसेज, उसके बारे में जानकारी। देन चौथा की पॉइंट हमें पता चलता है आईसीएआई's रोल एज अ फाउंडिंग मेंबर ऑफ द आईएफएसी। अब आईएफएसी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट्स। तो ये जो इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट्स है, उसका एक फाउंडिंग मेंबर है हमारा इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। तो एज अ फाउंडिंग मेंबर ऑफ द इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट्स, आईसीएआई का रोल क्या है उसके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन। पॉइंट नंबर 5,
अलाइनमेंट विथ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। मैंने आपको पिछले वीडियो में हमने बताया था कि आज की इकोनॉमिक सिचुएशन कैसी है। दो लेवल पे हमारी इकोनॉमी काम करती है। पहला डोमेस्टिक इकोनॉमी, जो हमारे भारत जो हमारा नेशन है भारत, उसकी जो लीगल बाउंड्रीज है, उस बाउंड्री के अंदर हम कहेंगे दिस इज आवर डोमेस्टिक इकोनॉमी। और उस बाउंड्री के बाहर अगर कोई हम ट्रांजैक्शन करते हैं तो उसे क्या कहा जाएगा, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस, यानी इंटरनेशनल इकोनॉमी या फिर ग्लोबल इकोनॉमी में हम लोग ट्रांजैक्ट करते हैं। तो जब भी हम एक कंट्री दूसरे कंट्री के साथ कोई ट्रांजैक्शन करती है तो उसमें क्या होता है, उसमें भी एक यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए, ट्रांजैक्शन करने का सही तरीका होना चाहिए, लीगल ट्रांजैक्शंस होने चाहिए एंड दोनों पार्टी का म्यूचुअल बेनिफिट होना चाहिए। तो ऐसा ट्रांजैक्शन, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस को किस तरीके से कंडक्ट किया जाए, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस का ऑडिट किस तरीके से किया जाए, इनका एक स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट होना चाहिए। क्योंकि इतना सारा पॉपुलेशन है पूरी दुनिया में, अगर हर कोई अपने मन मर्जी के हिसाब से अगर ट्रांजैक्शंस करने लगेंगे तो उन ट्रांजैक्शंस का अकाउंटिंग करना या फिर उन ट्रांजैक्शंस का ऑडिटिंग करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगर डोमेस्टिकली एंड ग्लोबली एक स्टैंडर्ड होगा तो जो भी प्रोफेशनल्स होंगे उनको वो स्टैंडर्ड समझने में आसानी होगी, उन स्टैंडर्ड्स को फॉलो करने में आसानी होगी, और उन स्टैंडर्ड्स को फॉलो करने के बाद, यानी यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड्स को फॉलो करने के बाद जो कंक्लूजन, जो आउटकम उस प्रोफेशनल सर्विस से आने वाला है वो भी एक सर्टन क्वालिटी का होगा, एक सर्टन लेवल का होगा, जिसका एक एक्सेप्टेंस होगा। तो ऐसा पूरा फ्लो, ट्रांजैक्शन का फ्लो पूरा स्टैंडर्डाइज करने के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स और टेक्निकल लिटरेचर जो होता है आईसीएआई का, ये सारी चीज़ें इशू की जाती है। ठीक है, तो जैसे हमारे स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग हो गए, इसी के साथ साथ बहुत सारे इंस्टीट्यूट जो है बहुत सारे गाइडेंस नोट निकालता है, टेक्निकल स्टडी मटेरियल निकालता है, बैकग्राउंड स्टडी मटेरियल निकालता है। ठीक है, गाइडेंस फॉर प्रोफेशनल्स निकालता है कि एक सर्टन सिचुएशन में चार्टर्ड अकाउंटेंसी प्रोफेशनल का रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए। ऐसे बहुत सारा टेक्निकल लिटरेचर इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया पब्लिश करता है, रिसर्च करता है, पब्लिश करता है और अपने वेबसाइट के ऊपर हमारे मेंबर्स के लिए इशू करके रखता है। ठीक है, फिर तो अलाइनमेंट विथ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, यानी जो फ्रिक्शन होता है ट्रांजैक्शन का उसको कम से कम रखना है, ऑल्टरनेटिव मेथड्स को कम से कम रखना है ताकि एक सर्टन फॉर्मेट सब लोग फॉलो करें। पॉइंट नंबर 6, ड्यू प्रोसेस फॉर फॉर्म्यूलेटिंग स्टैंडर्ड्स। अब भारत में जो ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स बनेंगे या फिर एंगेजमेंट एंड क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड्स बनेंगे, उसका भी एक सर्टन प्रोसेस होना चाहिए, एक कोड होना चाहिए जिस तरीके से काम होगा, ताकि हमेशा क्योंकि देखो जो भी हमारा एक्चुअल रियल एनवायरनमेंट होता है, रियल लाइफ एनवायरनमेंट जो होता है वो बहुत डायनामिक होता है। डायनामिक मतलब कैसा, वो हमेशा एवर चेंजिंग होता है, हमेशा बदलाव होते रहते हैं। तो हमारे जो स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग है, जो टेक्निकल लिटरेचर है, उन्हें कॉन्स्टेंटली अमेंडमेंट्स लाने पड़ते हैं, उन्हें कॉन्स्टेंटली रियल लाइफ सिनेरियोज के साथ मैच करते हुए चलना पड़ता है। तो अगर हमारे पास कोई एक स्ट्रक्चर्ड मेथड नहीं है तो हमें अमेंडमेंट्स लाना या फिर एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में लोगों को, एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट या स्ट्रक्चर्ड गाइडेंस लोगों को प्रोवाइड करना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर हमारे पास एक सेट फॉर्मेट है, एक सेट फॉर्मूला है, तो उस फॉर्मूला को फॉलो करके हम अमेंडमेंट्स को ला सकते हैं, उन्हें इम्प्लीमेंट करा सकते हैं, उन्हें एनफोर्स करा सकते हैं और जितना भी फ्रिक्शन है, जो भी इरेगुलरिटीज है, उनको मिनिमाइज कर सकते हैं। फिर पॉइंट नंबर 7, प्रैक्टिकल इंप्लीकेशंस ऑफ की पॉइंट्स। अब यहाँ पे हमने जो 6 बातें पढ़ी है आईसीएआई का गोल से लेकर के ड्यू प्रोसेस फॉर फॉर्मुलेटिंग द स्टैंडर्ड्स, तो इनका प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन क्या होता है, इससे फायदा क्या होगा हमारे प्रोफेशनल फील्ड में। सबसे पहला प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन है एनहांस्ड क्वालिटी एंड क्रेडिबिलिटी। काम की क्वालिटी बढ़ेगी, प्रोफेशनल सर्विसेज की क्वालिटी बढ़ेगी और हमारे ओपिनियन की, हमारे सिग्नेचर की, हम जो काम करते हैं उसकी क्रेडिबिलिटी भी बढ़ेगी, लोग विश्वास करेंगे, ट्रस्टवर्दीनेस बढ़ेगा। पॉइंट नंबर 2, ग्लोबल कंपैटिबिलिटी। हमारी डोमेस्टिक इकोनॉमी प्लस इंटरनेशनल इकोनॉमी में जो हम इंटीग्रेशन करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, उसके रास्ते आसान होते चले जाएंगे। देन स्ट्रक्चर्ड गाइडेंस फॉर प्रोफेशनल्स। जो प्रोफेशनल्स होते हैं उन्हें अभी एकेडमिकली देखो, एज अ स्टूडेंट हमारे पास कैसा समय बहुत होता है,
हमें पता है कि हमारी एग्ज़ाम कब होने वाली है, हमारा एक स्पेसिफिक सिलेबस होता है, उस सिलेबस को पढ़ने के बाद, तैयारी करने के बाद फिर हम, अगर हमारी पूरी तैयारी हो गई है तो फिर हम एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करते हैं, अदरवाइज हम नेक्स्ट अटेम्प्ट का वेट करते हैं। तो ये बेसिक चीज़ें हो गई। स्टूडेंट लाइफ में कैसा होता है, स्पेसिफिक सिलेबस, हमें पता होता है कि कहाँ से कुछ सवाल आने वाले हैं, ये स्पेसिफिक सिलेबस है, इतनी पढ़ाई करो और एग्ज़ाम में परफॉर्म करके आओ। लेकिन रियल लाइफ में क्या होता है कि क्वेश्चंस जो है वो अनसर्टन होते हैं, सिचुएशंस अनसर्टन होती है, क्योंकि फ्यूचर में क्या होगा, भविष्य में क्या होगा, किस तरीके के ट्रांजैक्शंस होंगे, गवर्नमेंट की पॉलिसी कैसे चेंज होगी, बहुत सारे अलग अलग पैरामीटर्स होते हैं। तो रियल लाइफ में जो हमारे पास जो होता है, समय बहुत कम होता है, बहुत ही लिमिटेड पीरियड होता है। उस लिमिटेड पीरियड में हमें सिचुएशन का एनालिसिस करना होता है और बिजनेस डिसीजंस को फॉर्मुलेट करना होता है, ताकि जो अपॉर्चुनिटी मार्केट में है उसे ग्रैब करके हम फाइनेंशियली और सक्सेस गेन कर सके। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा स्पीड में करने के लिए और विथ सर्टन फिटनेस यानी सर्टन एक्सपर्टीज के साथ करने के लिए जो प्रोफेशनल्स होते हैं उन्हें स्ट्रक्चर्ड गाइडेंस की मदद बहुत आवश्यक होती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम स्पोर्ट्स की बात करें, स्पोर्ट्स एनालॉजी में अगर आप देखो कि कोई भी स्पोर्ट, क्रिकेट ले लो, क्योंकि क्रिकेट सबको पता है, मैक्सिमम लोगों को क्रिकेट के बारे में पता होता है। तो क्रिकेट में कैसा होता है, आपका एक इंटरनेशनल टीम होती है और एक हमारा गली क्रिकेट होता है। तो इंटरनेशनल क्रिकेट टीम में अगर आपको सिलेक्ट होना है तो एक डिफरेंट कैलिबर की आपको ज़रूरत पड़ती है, लेकिन अगर आपको गली क्रिकेट में खेलना है तो आपको बहुत ज़्यादा कैपेसिटी या क्वालिटी की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन अगर इंटरनेशनल लेवल पे अगर आपको अपने देश को रिप्रेजेंट करना है, वहाँ पे जीतना है, तो वहाँ पे जो भी एथलीट्स जाने वाले हैं उनको फिजिकली, मेंटली बहुत ज़्यादा फिट होना पड़ेगा। प्लस जो स्किल्स होती है उस पर्टिकुलर स्पोर्ट्स में जो रिक्वायरमेंट होती है उसको उन्हें बार बार प्रैक्टिस करके एक्सपर्टीज हासिल करनी पड़ेगी। तो जो इंटरनेशनल स्पोर्ट्स होते हैं जहाँ पे देश को हम रिप्रेजेंट करने जाते हैं, वहाँ पे आप देखना उन एथलीट्स को एक स्ट्रक्चर्ड गाइडेंस प्रोवाइड किया जाता है फॉर देयर फिजिकल फिटनेस, फॉर देयर इमोशनल फिटनेस, फॉर देयर मेंटल फिटनेस। उन्हें तैयार किया जाता है, ग्रूम किया जाता है, मैच फिटनेस के लेवल तक उन्हें लेके जाया जाता है, देन उनका फाइनल टेस्टिंग होता है और उसके बाद में फिर उनको टीम में सिलेक्ट किया जाता है। तो एक स्ट्रक्चर्ड गाइडेंस अगर किसी एथलीट को मिले रिगार्डिंग फिजिकल फिटनेस, उनका डाइट, उनका फिजिकल बैलेंस, उनका मेंटल बैलेंस, उनका इमोशनल बैलेंस, ये सारी चीज़ें, इन सारे पैरामीटर्स को ध्यान में रखने के बाद फिर एक एथलीट रेडी होता है। सिमिलरली जो लॉजिक है वो प्रोफेशनल को भी अप्लाई होता है। स्टूडेंट लाइफ में हम क्या करते हैं, बहुत सारा थियरी पढ़ते हैं, बहुत सारे एकेडमिक बुक्स पढ़ते हैं, उसके बाद में चार्टर्ड अकाउंटेंसी के प्रोफेशन में हमें पहले तो 3 साल की आर्टिकलशिप थी, अभी 2 साल की आर्टिकलशिप यानी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दिया जाता है, ताकि हम रियल लाइफ सिनेरियोस को समझ सके, एक्चुअल में काम कैसे होता है इंडस्ट्री में वो समझ सके। हमारी पर्सनैलिटी को ग्रूम किया जाता है 2 साल में। उसी के साथ साथ हमें ओरिएंटेशन, GMCS के कोर्सेस, उसके बाद में आपका ये सारा पर्सनैलिटी डेवलपमेंट किया जाता है, आपको टेक्निकली साउंड बनाया जाता है, एंड देन फाउंडेशन, इंटरमीडिएट, फाइनल, ऐसे 3 एग्जाम्स आप क्लियर करके अल्टीमेटली एक चार्टर्ड अकाउंटेंसी प्रोफेशनल आप बन सकते हो। तो क्या हो गया, आपका स्ट्रक्चर्ड गाइडेंस से आप निकलते हो। सिमिलरली जो बिजनेस सिचुएशंस होती है, जो प्रोफेशनल सर्विसेज होती है, वहाँ पर भी एक स्ट्रक्चर्ड गाइडेंस की ज़रूरत होती है। क्योंकि अगर हम किसी MNC की अगर बात करें, टाटा ग्रुप की अगर बात करें, अगर हम इन्फोसिस की बात करें, अगर हम किसी मल्टीनेशनल कंपनी जैसे महिंद्रा हो गई, टाटा हो गई, और कौन सी है अपनी गोदरेज हो गई, तो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, किर्लोस्कर हो गए, भारत में भी काम करते हैं और कई सारे देशों में भी इनका प्रोडक्ट या सर्विस एक्सपोर्ट होती है। तो ऐसे केसेस में क्या हो गया कि बहुत बड़ा वॉल्यूम ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस ये लोग कंडक्ट करते हैं। तो एक प्रोफेशनल जो है वो पूरे के पूरे एंटिटी का ऑडिट नहीं कर पाएगा, इम्पॉसिबल है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होती है। तो ऐसे में क्या होता है, टीम ऑफ प्रोफेशनल्स हमें चाहिए होती है। वो टीम ऑफ प्रोफेशनल्स एक स्ट्रक्चर्ड प्लान बनाती है जिसे ऑडिट प्लान कहा जाता है। उस प्लान को एग्जीक्यूट किया जाता है। प्लानिंग करते समय बहुत सारे टीम मेंबर्स होते हैं, असिस्टेंट्स होते हैं, पार्टनर्स, टीम मेंबर्स, असिस्टेंट्स, उनको स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है और ऐसे स्ट्रक्चर्ड मैनर में फिर प्रोफेशनल सर्विस प्रोवाइड की जाती है। तो प्रोफेशनल सर्विस प्रोवाइड करने के लिए लिमिटेड अमाउंट ऑफ रिसोर्सेस हमारे पास होते हैं और लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम हमारे पास होता है। तो इस स्पेसिफिक लिमिटेशंस में हमें काम करना होता है और सही समय रहते हुए हमें अपने सारे गोल्स को अचीव करना होता है। तो रैंडमली हम इतना सारा कुछ अचीवमेंट नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर हमारे पास प्रॉपर प्लान है, स्ट्रक्चर्ड गाइडेंस है, तो हमारे विजन में क्लैरिटी होगी कि अभी क्या करना है, अभी क्या करना है, एंड यानी स्टेप वाइज गाइडेंस आपके पास रहने वाला है। सो
और ये सब चीज़ें प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस आपके पास होने के बाद फिर आपके पास क्या जनरेट होगा, स्टेक होल्डर ट्रस्ट। अब यहाँ पे देखो मैंने आपको सबसे पहले वीडियो में ही तीन प्रकार की एंटिटीज, तीन पिलर्स है ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस का। कोई भी टॉपिक अगर आपको समझना है तो इन तीन एंटिटीज के बारे में, इन तीन एंटिटीज के इर्द गिर्द ही हमारी सारी कॉन्सेप्ट घूमने वाली है ऑडिट में। सबसे पहली अपनी होती है बिजनेस एंटिटी, यानी जो कमर्शियल ट्रांजैक्शंस करती है या फिर नॉन कमर्शियल ट्रांजैक्शन करती है। तो बेसिकली फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस कंडक्ट करने वाली एंटिटी। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन दो प्रकार के होते हैं, कमर्शियल, नॉन कमर्शियल। दोनों में ऑडिटिंग एप्लीकेबल होता है, दोनों को फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करना पड़ता है। दो बिजनेस जो हमारी एंटिटी होती है उसमें कौन होता है, ओनर्स, मैनेजमेंट एंड दोज चार्ज विद गवर्नेंस, ऐसे उनकी हायरार्की होती है। फिर दूसरा मेन एंटिटी होता है जिसे ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस में हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं, वो होते हैं स्टेक होल्डर्स। स्टेक होल्डर्स वो होते हैं जो एंटिटी की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के बेसिस के ऊपर अपने डिसीजंस को फॉर्म्युलेट करते हैं। तो स्टेक होल्डर्स में आपके इंटरनल यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एंड एक्सटर्नल यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन हो गए। उसके बाद में तीसरा हमारा प्रोफेशनल होता है ऑडिटर। तीन पिलर्स होते हैं ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस की फील्ड में। ऑडिटर कौन बन सकता है, एक सर्टिफाइड प्रोफेशनल बन सकता है फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट। ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट अगर आपको करना है तो आपको एक सर्टिफाइड प्रोफेशनल बनना पड़ेगा, जो कि आज के समय में केवल चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास अथॉरिटी होती है, जो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की एग्जाम्स को क्लियर करने के बाद हमें मिलती है। सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस हमें लेना पड़ेगा, इंस्टीट्यूट की मेंबरशिप के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, देन आफ्टर हम लोग प्रैक्टिस यानी कहीं पे भी साइनिंग अथॉरिटी बन सकते हैं। तो जो हमारा ये ऑडिटर होता है उसका नेचर कैसे होगा, या तो वो सोल प्रोपराइटर हो सकता है या फिर वो अपनी ऑडिटिंग फर्म यानी प्रोफेशनल सर्विसेज की फर्म बना सकता है। उसमें आपकी पार्टनरशिप फर्म हो सकती है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप हो सकती है। आपकी टीम, आपके जो ऑडिट करने वाले जो आपके प्रोफेशनल्स होंगे उसमें आपके टीम मेंबर्स होंगे, यानी कि पार्टनर्स, आपके स्टाफ मेंबर्स और आपके असिस्टेंट्स। तो ऐसा पूरे के पूरे ये तीन पिलर्स में, तीन कैटेगरीज में हमारे लोग ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस की फील्ड में काम करते हैं। तो ये बेसिक चीज़ आप हमेशा इस इंफॉर्मेशन को आप हमेशा याद रखना। ठीक है, तो ये जो स्टेक होल्डर ट्रस्ट होता है, तो सबसे मेन स्टेक होल्डर कौन होते हैं, हमारे ओनर्स एंड यानी एंटिटी खुद, एंड स्टेक होल्डर जो इंटरनल एंड एक्सटर्नल यूजर्स होते हैं। तो इनको हमें ट्रस्ट प्रोवाइड करना है। मीन्स व्हाट, स्टेक होल्डर ट्रस्ट कैसे रिप्रेजेंट होगा, तो रीजनेबल एश्योरेंस जनरेट करने से वो स्टेक होल्डर ट्रस्ट आप अटेंड कर सकने वाले हो। अब इंटरनल और एक्सटर्नल यूजर्स में आपके सारे लोग आ गए, इन्वेस्टर्स, उसके बाद में एम्प्लॉयज, ओनर्स, मैनेजमेंट, सोसाइटी एट लार्ज, उसके बाद में आपके गवर्नमेंट एंड रेगुलेटरी एजेंसी, सब लोग उसमें कवर कर लिए हमने। ठीक है, एंड देन एट द एंड इस पूरे टॉपिक का कंक्लूजन। तो मित्रों पैराग्राफ नंबर 2 में हमें इतनी सारी बातें ध्यान में रखनी है। ठीक है, चलो अब मैं आपको लेके चलता हूं पैराग्राफ नंबर 2 के एक्सप्लेनेशन में। तो सबसे पहले हम लोग अभी क्या करेंगे, हम लोगों ने एक ओवरव्यू देख लिया ऑफ की पॉइंट्स। अब हम क्या करते हैं, पैराग्राफ नंबर 2 को पहले ओरिजिनल टेक्स्ट पढ़ते, देन एक्सप्लेनेशन की तरफ आगे बढ़ेंगे। The ICAI is committed to the goal of enabling the accountancy profession in India to provide services of high quality in the public interest and which are accepted worldwide। तो सबसे पहला जो स्टेटमेंट यहाँ पर बताया गया है कि ICAI का कमिटमेंट क्या है, यानी ICAI का गोल क्या है। तो जो अकाउंटेंसी प्रोफेशन है, उस अकाउंटेंसी प्रोफेशन में जो भी प्रोफेशनल्स है वो जो सर्विसेज प्रोवाइड करती है वो हाई क्वालिटी सर्विसेज होनी चाहिए, ये सबसे पहला गोल है। यानी पहले स्टेटमेंट में ICAI ने अपना गोल बता दिया। The ICAI is committed to the goal of enabling the accountancy profession in India to provide services of high quality in public interest and which are accepted worldwide। यानी डोमेस्टिक प्लस ग्लोबल दोनों एक्सेप्टेंस हमें चाहिए। देन अब दूसरा स्टेटमेंट, दूसरा सेंटेंस, टू फर्दर दिस गोल। अब यहाँ पर जो सबसे पहला गोल बता दिया है, इस गोल को अचीव करने के लिए ICAI क्या क्या करता है। टू फर्दर दिस गोल द ICAI डेवलप्स एंड प्रोमलगेट्स टेक्निकल स्टैंडर्ड्स एंड अदर प्रोफेशनल लिटरेचर। तो टेक्निकल स्टैंडर्ड्स मीन्स वो जैसे कि हमारे एंगेजमेंट एंड क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड्स है, उसमें 4 प्रकार के स्टैंडर्ड्स आपके आते हैं। स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, स्टैंडर्ड्स ऑन स्टैंडर्ड्स ऑन रिव्यू एंगेजमेंट, स्टैंडर्ड्स ऑन एश्योरेंस एंगेजमेंट, स्टैंडर्ड्स ऑन अदर सर्विसेज
एंड स्टैंडर्ड्स ऑन रिलेटेड सर्विसेज, उसके बाद में आपका आता है SQC यानी स्टैंडर्ड ऑन क्वालिटी कंट्रोल। तो ऐसे 4 मेन कैटेगरीज में आपके स्टैंडर्ड्स होते हैं और 5वां SQC आपका होता है। दीज आर कलेक्टिवली नोन एज एंगेजमेंट एंड क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड्स। तो ये टेक्निकल स्टैंडर्ड्स इशू कर दिया, प्लस अदर बहुत सारा दूसरा प्रोफेशनल लिटरेचर भी इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया प्रोवाइड करता है टू अचीव द गोल ऑफ हाई क्वालिटी प्रोफेशनल सर्विसेज। द ICAI being one of the founder members of the International Federation of Accountants। अब एक इंटरनेशनल बॉडी है, जैसे हमारे भारत में इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया है, उसके एक सर्टन लीगल स्टेटस है उसका, और उसके एक सर्टन काम करने का तरीका है। उसी तरीके से इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट्स एक बॉडी है, उसके उनका कुछ गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स एंड विजन है, और वो उस तरीके से अकाउंटिंग प्रोफेशन के लिए काम करती है। देन द स्टैंडर्ड्स डेवलप्ड एंड प्रोमलगेटेड बाय द ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड अंडर द अथॉरिटी ऑफ द काउंसिल ऑफ द ICAI are in conformity with the corresponding international standards issued by the International Auditing and Assurance Standards Board। तो जैसे इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट्स है, उसी का एक इंटरनेशनल ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड है। तो हमारा जो ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड है ICAI का, जो भी स्टैंडर्ड इशू करेगा वो इन कन्फर्मिटी ऑफ दोज इंटरनेशनल बॉडीज होंगे, ताकि हमें डोमेस्टिकली भी बेस्ट प्रैक्टिसेस मिल सके और हम इंटरनेशनल इकोनॉमी में खुद को प्रॉपरली इंटीग्रेट भी कर सके। The due process of the AASB for formulation of standards, guidance notes and its other pronouncements is given in the appendix to this preface। तो ये जो हमारा प्रीफेस यानी कि इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट है, इसमें एक अपेंडिक्स है, उस अपेंडिक्स में कंप्लीट प्रोसेस दी गई है कि स्टैंडर्ड्स, गाइडेंस नोट्स एंड अदर प्रोनाउंसमेंट्स यानी जो भी टेक्निकल लिटरेचर है उनको फॉर्म्युलेट कैसे किया जाता है, इशू कैसे किया जाता है और इम्प्लीमेंट कैसे किया जाता है, इसका कंप्लीट प्रोसेस प्रीफेस के साथ एक अपेंडिक्स इशू किया गया है, एक सप्लीमेंट्री डॉक्यूमेंट, उसमें सारी बातें बताई गई है। तो मैं आपको वो सप्लीमेंट्री डॉक्यूमेंट भी अभी के अभी दिखा देता हूँ। ये देखो, प्रीफेस में हम लोग आ गए। तो प्रीफेस में आने के बाद पैराग्राफ नंबर 12 तक तो प्रीफेस का पूरा डॉक्यूमेंटेशन है। उसके बाद में आप देखोगे मटेरियल मॉडिफिकेशंस, एनेक्चर एंड अपेंडिक्स। तो सबसे आखिरी में जो आपको अपेंडिक्स दिया गया है वहाँ पे ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड्स एंड इट्स ड्यू प्रोसेस। तो किस तरीके से प्रोसेस फॉलो की जाती है वो आपको अपेंडिक्स में पता चलता है। ये देखो, अपेंडिक्स में सारी की सारी प्रोसेस जो होती है, ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड एंड स्टैंडर्ड्स बोर्ड एंड इट्स ड्यू प्रोसेस, ये सारी की सारी आपको अलग अलग पैराग्राफ्स में पूरा का पूरा प्रोसेस वहाँ पे मेंशन किया गया है। ठीक है, तो ये हो गया बेसिक स्ट्रक्चर आपके पैराग्राफ नंबर 2 का, फॉर प्रीफेस टू द प्रीफेस ऑफ स्टैंडर्ड्स ऑन एंगेजमेंट एंड क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड्स। तो 3-4 बड़ी बड़ी बातें, मोटी मोटी बातें आपको पैराग्राफ नंबर 2 में बताई गई है। अल्टीमेटली पैराग्राफ नंबर 2 में किस चीज पर फोकस किया गया है? ICAI's कमिटमेंट टू हाई क्वालिटी प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स। ये मेन कोर मैसेज पैराग्राफ नंबर 2 में आपको मिलता है। अब हम चलते हैं डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन में। ICAI's goal of high quality services. The Institute of Chartered Accountants of India is dedicated to ensuring that the accountancy profession in India delivers services of the highest quality। सिंपल गोल है भाई, भारत में हाई क्वालिटी प्रोफेशनल सर्विसेज प्रोवाइड करनी है। These services are intended to protect the public interest by ensuring transparency, reliability and integrity in financial reporting and auditing processes। अब यहाँ पर देखो 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें बताई गई है। सबसे पहले हमें जो हाई क्वालिटी सर्विसेज है, उस हाई क्वालिटी सर्विसेज को प्रोवाइड करने से हमें सबसे मेन गोल अचीव क्या करना है? प्रोटेक्ट द पब्लिक इंटरेस्ट, यानी जो स्टेक होल्डर्स होते हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन होते हैं, जो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन का यूज करके खुद के इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेने वाले होते हैं, उनका इंटरेस्ट हमें सिक्योर रखना है।
यानी पब्लिक इंटरेस्ट को सिक्योर करना है। अब पब्लिक इंटरेस्ट को हम सिक्योर कैसे कर पाएंगे? तो भाई साहब जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है, उस फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के प्रोसेस में एंड डेटा में ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, रिलायबिलिटी होनी चाहिए एंड इंटेग्रिटी। इंटेग्रिटी मीन्स वो डेटा ऑनेस्ट होना चाहिए, ट्रू होना चाहिए, और कलेक्टिवली जो भी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग होने वाला है उसका नेचर कैसे होना चाहिए? फाइनेंशियल रिपोर्टिंग मस्ट रिफ्लेक्ट द ट्रू एंड फेयर नेचर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। जो भी बिजनेस के ऑपरेशंस है उनका ट्रू एंड फेयर नेचर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स यानी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में से रिफ्लेक्ट होना चाहिए। The Institute of Chartered Accountants of India is dedicated to ensuring that the accountancy profession in India delivers services of the highest quality. These services are intended to protect the public interest by ensuring transparency, reliability and integrity in financial reporting and auditing processes. तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में भी ये 3 क्वालिटीज होनी चाहिए एंड ऑडिट के प्रोसेस के दौरान भी इन 3 क्वालिटीज को हमें अटेन करना होगा, तब जाके हम लोग पब्लिक इंटरेस्ट को सिक्योर कर पाएंगे। उसके बाद में पॉइंट नंबर 2 में क्या होता है? ग्लोबल एक्सेप्टेंस ऑफ आईसीएआई स्टैंडर्ड्स। आईसीएआई emphasizes the global recognition of its professional standards। तो भाई साहब हमारे इंस्टीट्यूट का विजन क्लियर है, डोमेस्टिकली तो हमें काम करना ही है, लेकिन जो इंटरनेशनल इकोनॉमी है, जो दूसरे देशों के साथ हमारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होते हैं, वहां पर भी हमारे जो स्टैंडर्ड्स है उनका रिलेवेंस होना चाहिए, वहां पर भी वो एक्सेप्ट होने चाहिए, और इंटरनेशनली तभी एक्सेप्ट होगा जब वो बेस्ट प्रैक्टिस होगी। ICAI emphasizes the global recognition of its professional standards. This focus ensures that Indian chartered accountants' work meets international expectations, facilitating acceptance and trust in cross-border engagements। अब देखो, जब ये ग्लोबल एक्सेप्टेंस की हम लोग बात करते हैं, इसका मतलब क्या हो गया कि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया डोमेस्टिकली तो आपको फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेगा ही, अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बनते हो, या फिर अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट अगर नहीं बने, आपने बीच में ड्रॉप आउट कर लिया, लेकिन फिर भी आपके पास जो नॉलेज बेस है इंस्टीट्यूट का, वो नॉलेज बेस के बेसिस के ऊपर आप अच्छा प्रोफेशनल जॉब लैंड करा सकते हो। लेकिन कंडीशन क्या है उसके लिए? भाई साहब आपके पास में नॉलेज होना चाहिए, आपके पास में प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आपके पास डिग्री नहीं है तो नॉलेज एंड प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस दोनों मस्ट है। अगर आपके पास डिग्री है तो डिग्री प्लस आपके पास जो इंडस्ट्री एक्सपोजर है वो एंड नॉलेज, ये सारी चीज़ें आपकी होनी चाहिए। तो सर्टन कॉम्बिनेशन में आप अगर किसी भी तरीके से आप इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के साथ जुड़े हो तो डेफिनेटली आपका कोई ना कोई तो फायदा होने ही वाला है। अब ये बात हो गई डोमेस्टिक की, लेकिन इंस्टीट्यूट का एक और विजन है कि हमारे जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बनते हैं उन्हें डोमेस्टिकली फाइनेंशियल करियर की अपॉर्चुनिटी तो मिलनी ही चाहिए, लेकिन वो इंटरनेशनल मार्केट में भी जॉब रेडी होने चाहिए। ये विजन है, तो अच्छा विजन है। तो इस विजन को अचीव करने के लिए क्या होना चाहिए? ग्लोबल एक्सेप्टेंस ऑफ आईसीएआई स्टैंडर्ड्स। तो सबसे पहली चीज़ क्या होनी चाहिए? हमें पता है कि इंस्टीट्यूट में कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम्स है, कोई भी सिस्टम परफेक्ट नहीं होती है, लेकिन ये जो विजन है, ये विजन अच्छा विजन है आईसीएआई का। इसे अचीव करने के लिए वैसे लोग इंस्टीट्यूट को हायर करने चाहिए, वैसे पैशनेट लोग इंस्टीट्यूट ने अपने अलग अलग डिपार्टमेंट्स में बिठाने चाहिए, और फिर धीरे धीरे जाके इंस्टीट्यूट का ये जो गोल है फुलफिल होगा। आज के डेट में हमारा इंस्टीट्यूट की स्टैंडिंग है, रिस्पेक्ट है, लेकिन वो थोड़ा सा शेकी ग्राउंड पे हमारा इंस्टीट्यूट फिलहाल खड़ा है। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट्स के कुछ प्रॉब्लम्स है वो अभी तक रिजॉल्व नहीं हो रहे, एड्रेस नहीं किए जा रहे, प्लस इंडस्ट्री के कुछ कंप्लेंट्स है उन्हें भी प्रॉपरली टैकल नहीं किया जा रहा है। तो प्रॉब्लम्स है नो डाउट, लेकिन हमारा इंस्टीट्यूट हमारे लिए आज भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है और उतना ही अच्छे तरीके से वो काम भी कर रहा है। पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स दोनों जगह पे यानी दोनों का एग्जिस्टेंस होता है। अब नेगेटिव्स को मिनिमाइज करना है और पॉजिटिव्स को बढ़ाना है। तो ये भी एक की पॉइंट हो गया आपका कि डोमेस्टिक आपको अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलनी चाहिए, प्लस इंटरनेशनल मार्केट में भी हमारे प्रोफेशनल्स का एक्सेप्टेंस होना चाहिए। तीसरा पॉइंट, डेवलपमेंट एंड प्रोमलगेशन ऑफ टेक्निकल स्टैंडर्ड्स, यानी प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड गाइडेंस हमारे प्रोफेशनल्स के लिए जनरेट करना है इन द फॉर्म ऑफ टेक्निकल स्टैंडर्ड्स। To achieve its objectives, the ICAI develops and promulgates various technical standards and professional literature. This include, अब ये जो टेक्निकल स्टैंडर्ड्स या प्रोफेशनल लिटरेचर होता है उसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती है, तो यहाँ पर जो लिस्ट मैंने आपको दी है वो लिस्ट बस
आपके रेफरेंस के लिए है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें जो मैंने यहाँ पर मेंशन नहीं की है, क्योंकि मैं अगर सारी चीज़ें मेंशन करते बैठूंगा तो लिस्ट ही इतनी बड़ी हो जाएगी कि 50-60 पेजेस का हमारा लिस्ट ही चलते रहेगा। इतना सारा पब्लिकेशन इंस्टीट्यूट इशू करता है, तो उसमें से कुछ एग्जाम्पल्स मैंने आपको दिए हैं। तो to achieve its objectives, the ICAI develops and promulgates various technical standards and professional literature. उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है? स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, स्टैंडर्ड्स ऑन क्वालिटी कंट्रोल, गाइडेंस नोट एंड अदर रिलेटेड प्रोनाउंसमेंट्स। तो यहाँ पर हमने जितनी बात बोली है वो केवल और केवल ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस के फील्ड से रिलेटेड बोली है। अकाउंटिंग से रिलेटेड भी बहुत सारा टेक्निकल लिटरेचर इशू करता है इंस्टीट्यूट, बहुत सारे पब्लिकेशन है। उसके बाद में डायरेक्ट एक्सेस से रिलेटेड भी बहुत सारा स्टडी मटेरियल इंस्टीट्यूट इशू करता है, अपार्ट फ्रॉम सीए फाइनल एंड इंटरमीडिएट स्टडी मटेरियल। उसके बाद में आपके इनडायरेक्ट एक्सेस के बारे में भी बहुत सारा टेक्निकल लिटरेचर इशू किया। तो बहुत जितने भी फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस है एक ट्रांजैक्शन के ऊपर, यानी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के ऊपर जितने भी रेगुलेटरी इम्प्लीकेशंस है, जैसे कंपनी लॉ हो गया, डायरेक्ट टैक्सेशन हो गया, इनडायरेक्ट टैक्सेशन हो गया, उसके बाद में फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क्स हो गए, अकाउंटिंग हो गए, ऑडिटिंग हो गए, तो जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उन सारे सब्जेक्ट्स के लिए हमारा प्यारा प्यारा इंस्टीट्यूट टेक्निकल लिटरेचर्स, टेक्निकल स्टैंडर्ड्स, स्टडी मटेरियल, गाइडेंस नोट, बहुत सारी चीज़ें इशू करते रहता है। तो वो सारी चीज़ें इस वाले पोर्शन में इंक्लूड होती है, लेकिन यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस है, तो हमने एग्जाम्पल्स जो है उन्हें लिमिट किया है ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस की फील्ड तक। These standards serve as a benchmark for professional excellence and provide practitioners with a clear framework to follow. यानी हमारे जो प्रोफेशनल्स है उन्हें ऑडिट करते समय दिमाग में, उनके माइंड में क्लैरिटी होनी चाहिए कि भाई साहब अगर एक पार्टनरशिप फर्म है, वो पार्टनरशिप फर्म अगर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में काम करती है, फॉर एग्जांपल पेन मैन्युफैक्चरिंग में वो काम करती है, तो पेन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उसका लीगल स्टेटस क्या है? पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म मतलब क्या? द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट उसको अप्लाई होगा, प्लस वो मैन्युफैक्चरिंग है यानी फैक्ट्री एक्ट और जो भी मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड हमारे देश में लॉज, रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो उसे अप्लाई होंगे, एनवायरमेंटल लॉज अप्लीकेबल रहेंगे, प्लस उसके जो भी ट्रांजैक्शंस रहेंगे, सेल, परचेज यानी इनकम, एक्सपेंस, असेट, लाइबिलिटी, इनसे रिलेटेड जो भी लॉज, रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो उसे अप्लाई होने वाले हैं, प्लस फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क उसका क्या है और कौन से फाइनेंशियल ईयर के लिए वो काम करने वाला है। तो ये सारी चीज़ें लीगल एंड रेगुलेटरी जितनी भी चीज़ें, डायरेक्ट टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस, फैक्ट्री लॉज, एनवायरमेंटल लॉज, सारी चीज़ें उन्हें अप्लाई होने वाली है। तो एज अ प्रोफेशनल मुझे पता होना चाहिए कि जब मैं किसी एंटिटी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट करने वाला हो तो उसे क्या क्या चीज़ें एप्लीकेबल है, मुझे ऑडिट प्लान किस तरीके से बनाना है। एक क्लियर कट स्ट्रक्चर्ड गाइडेंस एक प्रोफेशनल्स को स्टैंडर्ड्स प्रोवाइड करते हैं। ठीक है जी, तो ये बातें आपको एकदम क्लैरिटी के साथ पता चल गई। अब टॉपिक पॉइंट नंबर 4, ICAI's रोल एज अ फाउंडिंग मेंबर ऑफ इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट्स। ICAI's role as one of the founder members of the International Federation of Accountants demonstrates its global significance. This membership allows ICAI to align its standards with international best practices and contribute to the global development of accounting and auditing professions. तो बेसिक चीज़ें पॉइंट नंबर 4 में बहुत ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन करने लायक नहीं है, बस यहाँ पर बताया गया कि भाई साहब एक इंटरनेशनल बॉडी है, उस इंटरनेशनल बॉडी का हमारा प्यारा प्यारा ICAI मेंबर है। एज अ मेंबर ऑफ दिस बॉडी कुछ काम ICAI को करने पड़ते हैं और वो काम कौन से है वो यहाँ पर आपको बताया गया है। पॉइंट नंबर 5, अलाइनमेंट विद इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। The standards issued by the ICAI, the standards issued by the ICAI under the AASB's under the AAS the standards issued by the AASB under ICAI's authority conform to the international standards developed by the International Auditing and Assurance Standard Board. This alignment ensures consistency in auditing and assurance practices across borders, adoption of global best practices in Indian context, and enhanced credibility of Indian professionals in international market. तो जब हम international standards यानी international body की हम membership लेते हैं और उनके हिसाब से अगर हम अपने देश में भी जो हमारे लिए सूटेबल है, ऐसा नहीं कि ब्लाइंडली इंटरनेशनल बॉडीज को हम फॉलो नहीं करते, इंटरनेशनल बॉडीज का हम मेंबर है। एज अ मेंबर हम उनके स्टैंडर्ड्स को, उनकी बातों को रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन हम ब्लाइंडली
इंटरनेशनल बॉडीज़ ने जो भी हमें बताया वो फॉलो नहीं करते। हम क्या करते हैं भाई साहब कि आप हमें बताओ कि आपकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, हम देखते हैं कि भाई साहब एज अ कंट्री एज अ नेशन हमारे लिए बेनिफिशियल क्या है, और जो हमारे लिए बेनिफिशियल होंगे वो बेस्ट प्रैक्टिसेस हम उठाएंगे और उसके हिसाब से हमारे डोमेस्टिक इकोनॉमी में यानी प्रोफेशनल सर्विसेज में उनको इंक्लूड किया जाएगा। सारी चीज़ें हम इंक्लूड नहीं करते, जो बेस्ट प्रैक्टिसेस है विच आर सुटेबल फॉर अस, विच आर बेनिफिशियल फॉर अस एज अ नेशन, एज भारत, एज अ इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, उन बेस्ट प्रैक्टिसेस को हम एब्जॉर्ब करेंगे। बाकी चीज़ें आपकी ठीक है, हम रिस्पेक्ट करते हैं, आप फॉलो करिए, हमें उनकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से हम काम करते हैं। देन पॉइंट नंबर 6, ड्यू प्रोसेस फॉर फॉर्मुलेटिंग स्टैंडर्ड। तो जो हमने अपेंडिक्स मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले दिखाया था, वो अपेंडिक्स में पूरी की पूरी प्रोसेस बताई गई है। The due process outlined by the AASB यानी Auditing and Assurance Standard Board of Institute of Chartered Accountants of India ensures that the development of standards is rigorous, transparent and inclusive। अब जो प्रोसेस है ना, वो प्रोसेस की क्वालिटी यहाँ पे बताई गई है। प्रोसेस कैसी होनी चाहिए? रिगरस यानी डिटेल्ड होनी चाहिए, बिल्कुल एकदम मेटिकुलस होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, यानी कोई सीक्रेसी ज़्यादा मत रखो भाई, पब्लिक है, पब्लिक के लिए बना रहे हो तो उनको भी इन्वॉल्व करो, एंड इंक्लूसिव होनी चाहिए। तो ट्रांसपेरेंट एंड इंक्लूसिव दोनों साथ साथ में चलते हैं। की फीचर्स क्या है इस प्रोसेस के? स्टेक होल्डर कंसल्टेशन, यानी आप जो भी चीज़ें इंप्लीमेंट कराना चाहते हो, जो भी टेक्निकल स्टैंडर्ड्स बनाना चाहते हो, उसका एक एक्सपोजर ड्राफ्ट भाई साहब स्टेक होल्डर को दो, उनसे कंसल्टेशन लो, उनके पॉइंट्स जो भी उनके पॉजिटिव्स नेगेटिव्स है वो सारे कंसिडर करो, उसके बाद में अपना डिसीजन फॉर्मुलेट करना। पब्लिक एक्सपोजर ड्राफ्ट फॉर फीडबैक एंड डेलिबरेशंस बाय द AASB बिफोर फाइनल इशुएंस। तो ये की फीचर्स होते हैं हमारे प्रोसेस की। इस प्रोसेस का सिग्निफिकेंस क्या है? This structured process enhances the quality and acceptance of the standards, ensuring they address practical challenges faced by the professionals। तो जो भी practical challenges है उनको solve करने के लिए ही technical standards बनाए जाते हैं, उनको उन problems को address करने के लिए ही standards के form में हमें एक structured guidance, एक structured solution provide किया जाता है कि भाई साहब अगर आप किसी entity का audit कर रहे हो, इस तरीके का उसका financial statement है, तो आपको audit plan कैसे बनाना है, audit plan बनाने के बाद आपका ओवरऑल ऑडिट का गोल क्या है, प्लानिंग कैसे करोगे, उस प्लान को इंप्लीमेंट कैसे करोगे, एंड फाइनली ऑडिट का ओपिनियन कैसे फॉर्म करोगे। तो एक स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर एंड पॉइंट तक टेक्निकल स्टैंडर्ड्स हमें पूरी की पूरी ऑडिट के प्रोसेस में गाइडेंस प्रोवाइड करती है। देन पॉइंट नंबर 7, प्रैक्टिकल इंप्लीकेशंस ऑफ की पॉइंट्स। तो अभी तक हमने जो डिस्कशन किया है उसका प्रैक्टिकल इंप्लीकेशंस क्या है, रियली वो हमारे लिए रियल लाइफ में रिलेवेंट कैसे बनते हैं। Enhanced quality and credibility. The ICAI's emphasis on high quality standards improves the credibility of Indian chartered accountants both डोमेस्टिकली एंड ग्लोबली। भाई साहब जो हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं उनको डोमेस्टिक एंड ग्लोबल दोनों फील्ड में रिकॉग्निशन मिलता है, उनकी एक्सेप्टेंस बढ़ती है, उनकी इज्जत बढ़ती है। देन पॉइंट नंबर 2, ग्लोबल कंपैटिबिलिटी। द अलाइनमेंट विथ इंटरनेशनल ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड ensures Indian professionals can seamlessly work in international markets। तो डोमेस्टिक अपॉर्चुनिटी के साथ साथ हमें इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटी भी मिलती है काम करने के लिए। Structured guidance for professionals. The development of technical standards and literature provides practitioners with a reliable framework for executing their professional duties। Structured guidance मिलता है हमें, जो कि हमें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि इतना ज़्यादा काम होता है, इतना बड़ा फील्ड है ये वाला, कि हम रैंडम काम करके इसमें हमारे गोल्स, हमारे ऑब्जेक्टिव्स को अचीव नहीं कर पाएंगे। गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना है तो हमें स्पेसिफिकली स्ट्रक्चर्ड गाइडेंस की ज़रूरत पड़ने वाली है। देन स्टेक होल्डर ट्रस्ट। Following a robust due process for standards formulation fosters trust among stakeholders including regulators, businesses and public। तो मित्रों ये स्टेक होल्डर ट्रस्ट का भी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, क्योंकि जो ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड का ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस की फील्ड है उसमें मेन काम क्या होता है, एक एंटिटी है, उसने फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को कंडक्ट किया है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर किए हैं, उसमें उस फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में बहुत सारे स्टेक होल्डर्स होते हैं।
फॉर सिंप्लीफिकेशन पर्पजेस हमने उन स्टेक होल्डर्स को दो कैटेगरी में डिवाइड किया होता है, इंटरनल यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, एक्सटर्नल यूजर्स। सारे लोगों का एक ही चीज होता है कि भाई साहब ये फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन के बेसिस के ऊपर हम अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजंस को फॉर्मुलेट करने वाले हैं, ठीक है। तो एज एन ऑडिटर, एज अ थर्ड पार्टी, एज अ न्यूट्रल पर्सन, हमारा काम क्या होता है, जो मैनेजमेंट है, दोस्ताज विद गवर्नेंस है, उन्होंने जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग किया है उस फाइनेंशियल रिपोर्टिंग को हम लेते हैं, चेक करते हैं, ऑडिट एविडेंस गैदर करते हैं, बेसिकली जो ट्रांजैक्शंस उन्होंने दिए उससे रिलेटेड एविडेंसेस, हम ट्रांजैक्शन को सब्सटेंशिएट करने वाले एविडेंसेस गैदर करते हैं। और हमारा नॉलेज, एक प्रोफेशनल के पास नॉलेज होता है प्लस प्रोफेशनल एक्सपीरियंस होता है, इन दोनों के बेसिस के ऊपर और जो ऑडिट एविडेंस वो गैदर करता है। सो नॉलेज बेस, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस प्लस ऑडिट एविडेंस गैदर्ड, इन तीन चीज़ों का कॉम्बिनेशन बना के हम अपना ऑडिट ओपिनियन जनरेट करते हैं। और उस ऑडिट ओपिनियन का बेस क्या होता है, रीजनेबल एश्योरेंस। रीजनेबल एश्योरेंस किस बात का, कि भाई साहब ये ट्रांजैक्शन जो एंटिटी ने रिकॉर्ड किए हैं ये सही में हुए हैं, ये दीज आर जेन्युइन ट्रांजैक्शंस, और इन ट्रांजैक्शंस का जो आउटकम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में रिप्रेजेंट हो रहा है वो एंटिटी के बिजनेस ऑपरेशंस का ट्रू एंड फेयर नेचर रिप्रेजेंट कर रहा है। इस तरीके का ओपिनियन हमें देना होता है। अगर ट्रू एंड फेयर रिप्रेजेंटेशन नहीं है तो हम अपने ऑडिट ओपिनियन को उस तरीके से हमारे ऑडिट रिपोर्ट में मॉडिफाई करने वाले हैं। तो ये पूरा का पूरा एक ओवरऑल सिनेरियो हमारे सामने आता है। अब इस पैराग्राफ नंबर 2 में हमने जितना भी डिस्कशन किया उसका सिंपल बेसिक कंक्लूजन क्या होता है मित्रों, द ICAI's कमिटमेंट टू हाई क्वालिटी प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स अंडरस्कोर्स इट्स रोल एज अ ग्लोबल लीडर इन अकाउंटेंसी प्रोफेशन। भारत में तो फिलहाल एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ही एक प्रीमियर बॉडी है जो पूरे के पूरे अकाउंटिंग, ऑडिटिंग यानी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उसमें एक सबसे प्रीमियर बॉडी है। तो डोमेस्टिकली तो रिस्पेक्ट है ICAI का, लेकिन हमें इंटरनेशनल मार्केट में भी खुद को एस्टैब्लिश करना है एज अ इंस्टीट्यूट। By aligning with international standards and following rigorous due process, ICAI ensures that its pronouncements are relevant, reliable and widely accepted। तो जो भी टेक्निकल लिटरेचर, जो भी स्टैंडर्ड्स, जो भी स्टडी मटेरियल ICAI इशू करता है उसकी 3 क्वालिटीज होनी चाहिए। कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए, दैट स्टडी मटेरियल मस्ट बी रिलेवेंट, मस्ट बी रिलायबल एंड वाइडली एक्सेप्टेड। This focus not only strengthens the Indian profession but also positions it as a key contributor to the global financial system। तो अगर ग्लोबल मार्केट में आपको खुद की इज्जत अगर बनानी है तो भाई साहब रिगरस काम करना पड़ेगा, प्रोफेशनलिज्म के साथ काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर इंस्टीट्यूट के लिए भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है, खुद की इंटरनल सिस्टम्स को सुधारो बिकॉज देयर एग्जिस्ट सीरियस फ्लॉज। आज की डेट में सीरियस फ्लॉज है, चाहे कितना भी आप कहो प्रॉब्लम्स है, लेकिन ऐसा नहीं कह रहा कि पूरी की पूरी सिस्टम ही खराब है। पूरे सिस्टम में कुछ सर्टन पोर्शन है जहाँ पे इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है, वहाँ पे इंप्रूवमेंट करनी चाहिए। जो चीज़ें अच्छी है उसे मेंटेन करो, सस्टेन करो और उसे और अच्छे लेवल पे इवॉल्व करो। ये बेसिक चीज़ हम एज अ स्टूडेंट, एज अ स्टेक होल्डर, एज अ प्रोफेशनल जो हम इंस्टीट्यूट के साथ जुड़े हुए, हमारे पास इतना सा एक्सपेक्टेशन है कि आपके इंस्टीट्यूट के जो मेन पिलर्स होते हैं, सबसे पहला क्या होता है आपका स्टूडेंट, क्योंकि वो स्टूडेंट ही आगे जाके प्रोफेशनल बनता है, वही फिर आपका मेंबरशिप लेगा, वही आपका सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस लेगा और वही स्टूडेंट जो प्रोफेशनल में ट्रांसफॉर्म होगा, इवॉल्व होगा और वही प्रोफेशनल आपके इंस्टीट्यूट को मार्केट में यानी इंडस्ट्री में रिप्रेजेंट करेगा। अब वो डोमेस्टिक इंडस्ट्री भी हो सकती है, वो ग्लोबल इंडस्ट्री में कहीं पे भी रिप्रेजेंट कर सकता है। तो इंस्टीट्यूट का सबसे स्टार्टिंग पॉइंट जो होता है वो एक स्टूडेंट होता है। तो स्टूडेंट से रिलेटेड जितनी भी प्रोसेसेस है वो एकदम सही तरीके से डिज़ाइन होनी चाहिए। अभी भी सिस्टम अच्छी है लेकिन बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट्स की ज़रूरत है। फिर आता है आपका प्रोफेशनल्स जो इंडस्ट्री में काम करते हैं, और तीसरा होता है जो इंस्टीट्यूट का स्टाफ है। तो उस स्टाफ को भी बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो ये बेसिक चीज़ें हमने डिस्कस कर ली है। अब ये मुझे बोलने की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल में सारी चीज़ें दी गई है, लेकिन इसमें से बहुत सी चीज़ें ऐसी है जो इंस्टीट्यूट खुद ही इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहा है। तो ये थोड़ी चीज़ें हैं जो समय के साथ साथ इंस्टीट्यूट को बदलना पड़ेगा। अदरवाइज फिर हमारे अगर चेंज इंस्टीट्यूट इम्प्रूव नहीं करता है तो धीरे धीरे हमारा जो प्रोफेशन है उसकी इज्जत जो है डिक्लाइन होगी। थोड़े थोड़े डेंट पड़ते रहते हैं और फिर क्या होगा, एडमिशन कम हो जाएंगी, लोग आना बंद कर देंगे,
लोग गाली बकते रहेंगे, बहुत सारी चीज़ें होती है जो आपको पता है, सोशल मीडिया पे आप देखते ही हो। आइदर आपका एक्स हो गया यानी ट्विटर, फॉर्मर ट्विटर, आपका यूट्यूब हो गया, इनके सारे कमेंट सेक्शन में आप देखना, जिन्हें भी इंस्टीट्यूट से तकलीफ है वो किस तरीके के कमेंट्स करते हैं, क्या लिखते हैं, वहाँ से आपको जेन्युइन फीडबैक डेफिनेटली मिल जाता है। तो मित्रों, ये हो गई आपकी हमारी जनरल बातें, लेकिन हमारा मेन मुद्दा क्या था? हमारा मेन मुद्दा यही था कि जो प्रीफेस टू द स्टैंडर्ड्स है, उसका जो पैराग्राफ, जो पहला सेगमेंट है इंट्रोडक्शन वाला, उसका पैराग्राफ 1 और 2, इन दोनों को डिटेल में डिस्कस करना, जो कि हम लोगों ने कर लिया है। और ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आई होप कि आपको पैराग्राफ नंबर 2 में हमने जितनी बातें पढ़ी वो अच्छे से समझ में आ गई है। और जाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, वीडियोस को लाइक करिए एंड शेयर जरूर करिए। चलो अगले वीडियो में मिलते हैं। अब अगले वीडियो में हमारा जो स्टडी मटेरियल यानी जो हम पढ़ाई करेंगे वो होगा हमारा नेक्स्ट सेगमेंट। इंट्रोडक्शन वाला सेगमेंट तो हमने कंप्लीट कर लिया। अब हमारा दूसरा सेगमेंट होगा स्टैंडर्ड्स इशूड बाय द ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड अंडर द अथॉरिटी ऑफ द काउंसिल। जो आईसीएआई की काउंसिल है उसके अथॉरिटी के अंदर एएएसबी काम करता है और वो स्टैंडर्ड्स को इशू करता है। तो इसमें हमारा पैराग्राफ नंबर 3 एंगेजमेंट एंड क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड्स एंड पैराग्राफ नंबर 4 स्टैंडर्ड्स ऑन क्वालिटी कंट्रोल यानी एसक्यूसी, इन दो मुद्दों के बारे में हम जानकारी लेंगे। ठीक है, चलो बाय बाय, अगले वीडियो में मिलते हैं।